थे उसमें मैंने जो लास्ट टॉपिक में आपको डिस्कस कराया था वो था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड में लग रहा है तो क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और इसी को हम लोग बोल रहे हैं लॉरेंज फोर्स। तो इसकी हमने तीन कंडीशन देखी थी, इसकी तीन कंडीशन देखी थी, उसको पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद इन्हीं के हम क्या ले रहे हैं, क्वेश्चन। सर पहली चीज डिस्कस की थी कि मान लो ये पार्टिकल v वेलोसिटी से, ये प्लस q पार्टिकल v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें इंटर करता है। अब अगर इसमें इंटर करता है तो हमने देखा था क्या कि अगर ये इंटर कर रहा है तो लॉरेंज फोर्स लग रहा था हम लोग का F बराबर Q डॉट V क्रॉस B। और यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से हम देख रहे थे कि F जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा वेलोसिटी के, F हमेशा परपेंडिकुलर किसके रहेगा, B के। इतनी बात थी। अब अगर हम पावर की बात करें तो P की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, F डॉट V तो होती। और अगर ये होती है और ये 90 है तो हमेशा पावर क्या आएगी, जीरो। हमेशा पावर का की रहेगी, जीरो। उसके बाद अब अगर पावर जीरो है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। और काइनेटिक ये वर्क पावर और एनर्जी में अगर वर्क डन जीरो है तो डेल्टा के या काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें चेंज भी क्या रहेगा, जीरो। मतलब तीन प्रॉपर्टी है, पहला पावर जीरो, दूसरा डब्ल्यू जीरो और के जीरो। इतनी चीजें जीरो है, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। यहीं पे हमने आपको डायरेक्शन निकालना भी बताया था कि ये जो फोर्स फील करेगा ये पार्टिकल, वो फोर्स जो है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। और वो रूल क्या कहता है कि अगर हमारा अंगूठा इस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स को दर्शाता है, ये छोटी उंगली इस पार्टिकल, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको दर्शाती है, और ये जो तीसरी उंगली है ये किसको, वेलोसिटी को दर्शाती है। तो अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से फैलाएं कि ये फोर्स, ये फील्ड और ये वेलोसिटी को दर्शाए, ये फोर्स, ये फील्ड और ये वेलोसिटी को दर्शाए, तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। तो इतनी बात तो हम लोग की हुई थी। अब देखो अगर इस डायग्राम में हम लोग देखें तो ये फील्ड इनसाइड ही तो है, ये जो वेलोसिटी है ये इस फील्ड के परपेंडिकुलर ही तो है। तो अगर इसी डायग्राम में हम फोर्स निकालना चाहें तो अगर फोर्स निकालें तो सर बी इनसाइड है अंदर, ये वेलोसिटी इधर है, ये और फोर्स किधर है, इधर, ये फोर्स किधर है, इधर। तो अगर देखो तो फोर्स कहां लग रहा है सर, ये, इस फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स। इतनी बात क्लियर। अब ये फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हैं, और यहां चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। मतलब जिस चाल से वो आ रहा है उस चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है। इस फोर्स की वजह से इस चाल में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है। तो अगर ये 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर बी और वेलोसिटी के बीच में है तो ये एक पाथ का अनुसरण करता है, और वो पाथ इसको कहां लाने की कोशिश करता है, सर्कुलर पाथ में। वो कहां लाने की कोशिश करता है, सर्कुलर पाथ में। और कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में चलता है तो एक अभिकेंद्रीय बल की जरूरत होती है। उस अभिकेंद्रीय बल को हम लोग कितना लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। और लॉरेंज बल के बराबर होगा ये। अगर इसकी बात करो तो ये जो है हाफ एम वी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, Q डॉट V क्रॉस B। इतनी बात है। अब देखो अगर इसकी बात करो तो यहां से कितना निकला, सॉरी ये क्या निकला, ये अभिकेंद्रीय बल ना। तो देखो ये अभिकेंद्रीय बल एम बी स्क्वायर बाई आर होगा ना। देखो ये अभिकेंद्रीय बल कितना होगा, एम बी स्क्वायर बाई आर। ये किसके बराबर होगा, इसके। अब सर वेलोसिटी और बी के बीच में एंगल कितना है, 90। तो इस v क्रॉस बी को मैं वी बी
साइन 90 लिखूंगा, साइन 90 कितना होगा 1। तो यहां से एम वी स्क्वायर अपॉन आर ये बराबर किसके आएगा, क्यू वी बी। यहां से मैं v को काटूं तो एम वी अपॉन आर की वैल्यू क्यू बी होगी। तो यहां से ये जो त्रिज्या निकलेगी ये कितनी निकलेगी, एम बी अपॉन क्यू बी। ये तो थी हम लोग की पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, v है, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर होगा या नहीं, ठीक है, ये हाफ एम वी स्क्वायर होगा कि नहीं। इसको अगर हम काइनेटिक एनर्जी के रूप में के माने तो v स्क्वायर की जो वैल्यू है वो निकलेगी 2k अपॉन एम। यहां से हम v की वैल्यू निकालें तो वो कितनी निकलेगी, अंडर रूट 2k अपॉन एम। और अभी हमने पीछे ही बताया आपको कि v बराबर क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी। आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी। तो v की वैल्यू अगर यहां रखें तो ये m है, ये 2k अपॉन m है, और ये कितनी है, क्यू बी। यहां से ये m इससे कटेगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अंडर रूट 2k m अपॉन अंडर रूट 2k m अंडर 2k m अपॉन क्यू बी, ठीक है, इतनी निकल के आई। अब अलग अलग केस निकल सकते हैं, जैसे मान लो उसने मोमेंटम दे दिया, तो हम तो जानते हैं कि m इंटू वी की वैल्यू ही क्या कहलाती है, मोमेंटम। तो अगर r को निकालना चाहें तो आर पी अपॉन क्यू बी भी होता है, ठीक। या अगर हम मान लो कोई पोटेंशियल दे दें तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है यही किसके बराबर होता है, ई और वी के। यही के किसके बराबर होता है, ई और वी के। तो हम आर की वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी 2, के की वैल्यू मान लो ई रख दी, वी पोटेंशियल रख दिया, ये एम रख दिया और यहाँ क्यू भी, ठीक है। तो ये तो अकेला आर की बात हुई। अब अगर सर ये मान लो सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है तो टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब एक पूरे रोटेशन में टाइम पीरियड कितना होगा। तो वो भी हमने बताया कि सर ये अगर टाइम को हम टी लें तो एक पूरे रोटेशन में वो अपनी परिधि के बराबर ही तो रोटेट करेगा। तो टी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, समय बराबर दूरी और बट्टे 4, इतनी तो आएगी। और देखो अगर इसको लिखना हम चाहें तो आर की वैल्यू अभी हाल मैंने आपको बताई, एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक। तो अगर v से v को हमने काट दिया तो t की वैल्यू कितनी निकली है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। अगर वो प्रति सेकंड में रोटेशंस की संख्या पूछे तो सर उसी को तो हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टी। और वो कितनी निकलेगी, तो सर टी की अपोजिट, तो क्यू बी अपॉन 2 पाई m, ठीक। अब देखो आर एम वी अपॉन क्यू बी था, टाइम पीरियड ये था, फ्रीक्वेंसी ये थी। तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उस चार्ज पार्टिकल की होगी वो उतना बड़ा सर्किल में रोटेट करेगा। मतलब वेलोसिटी डिपेंडेंट है क्या, रेडियस। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतनी बड़ी रेडियस। लेकिन जो टाइम पीरियड है वो कहीं भी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। जो एफ है वो कहीं पर भी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये थे कब, जब पार्टिकल 90 डिग्री पर फील्ड में इंटर कर रहा हो। अब अब अगर ये पार्टिकल मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये पार्टिकल इस बार ऑब्लिक इंटर कर रहा, मान लो थीटा एंगल बनाते हुए ये रोटेट कर रहा है, ठीक। ये क्या थी बी। तो अगर इस पार्टिकल के हम लोग घटकों को देखें तो अगर ऊपर के घटक को देखें तो ये मान लो v वेलोसिटी से इंटर कर रहा तो ये होगा v साइन थीटा। और बताओ ये कितना होगा, v कॉस थीटा। अब अगर हॉरिजॉन्टल घटक को देखो तो b और v cos थीटा की जो डायरेक्शन है वो सेम ही डायरेक्शन में तो है। और लॉरेंज फोर्स कहता है कि F इक्वल टू क्यू डॉट v क्रॉस b। और v क्रॉस b
मैं अगर बी और वी के बीच में एंगल जीरो है तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो इस डायरेक्शन में यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई भी फोर्स फील नहीं करेगा ये चार्ज पार्टिकल, ठीक है। लेकिन यहां अगर ऊपर की बात करो तो ये वी साइन थीटा कहाँ था, ऊपर, और ये फील्ड कहाँ थी, यहां। तो फील्ड और जो वेलोसिटी है, अपर वेलोसिटी ऊपर वाली, इसके बीच में एंगल कितना है, 90। तो सीधी सी बात है, बी और वेलोसिटी के बीच में अगर एंगल कितना हो, 90, तो ये पार्टिकल रोटेट करेगा कैसे, सर्कुलर पाथ में। तो हमने इस पार्टिकल को ऐसे रोटेट कराया, ठीक। ये फील्ड आगे बढ़ा लो। अब अगर ये पार्टिकल रोटेट करेगा तो पार्टिकल तो सर्कुलर रोटेट कर रहा था, आपने आगे क्यों बढ़ा दिया, तो ये वेलोसिटी का जो ये जो वेलोसिटी है v साइन थीटा तो इसको सर्कुलर घुमाएगी और v साइन थीटा इसको आगे बढ़ाएगा। तो ये जो इसका पथ होगा ये कौन सा होगा, हेलिक्स। ये कौन सा पथ होगा, हेलिक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्पिलाकार, ठीक। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूले निकलते हैं कि सर आर की वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये जो सर्कुलर पाथ पे भी रोटेट कर रहा और साथ साथ आगे भी बढ़ रहा, तो जो पाथ रोटेट कर रहा है उसके लिए आर की वैल्यू कितनी होगी, पहला। उसके बाद मान लो इसने एक रोटेशन पूरा किया, यहां से चला और ये रोटेट करते हुए यहां पर आया, तो इस रोटेशन में ये जितनी दूरी चला उस दूरी को हम लोग लेते हैं क्या, पिच, ठीक। तो वो कहता है पिच की भी वैल्यू बताइए, वो कहेगा मान लो पिच, ठीक। तो आर की जो वैल्यू है अभी हमने आपको निकालना सिखाया कितनी होती है, एम वी अपॉन क्यू वी। लेकिन यहां वेलोसिटी हम कौन सी लेंगे, वो वेलोसिटी जो इसको सर्कुलर घुमा रही है, तो वेलोसिटी हम कौन सी लेंगे, वी साइन थीटा। तो यहां हम वी की जगह क्या लेंगे, वी साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद पिच, तो पिच ये दूरी ही तो है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो मान लो यहां से यहां तक की जो दूरी है, दूरी चाल गुणा समय, चाल यहां कितनी लेंगे हम, वी कॉस थीटा। यहां कितना लिया, वी कॉस थीटा इंटू समय, समय को मैंने कितना लिया, टी। और टी जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो यहां मैं लिख दूंगा सीधा वी कॉस थीटा, और टी की वैल्यू मैंने निकाली थी 2 पाई m अपॉन क्यू वी। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो आर की वैल्यू ये निकली, पिच की वैल्यू ये निकली। अब टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड तो अभी भी वही रहेगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी पर तो डिपेंड नहीं करता। तो 2 पाई m अपॉन क्यू बी। फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, क्यू बी अपॉन 2 पाई m, ठीक। इतनी चीजें थी। अब इन्हीं चीजों से हम क्वेश्चन लेते हैं तो ये चीजें आपको पूरी रिकॉल हो जाएंगी। देखो, एक आवेशित कण है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर वेग v से प्रवेश करता है, ठीक है। ना तो वो फील्ड की दिशा में जा रहा है, ना वो फील्ड से 90 डिग्री की दिशा में जा रहा है, बल्कि वो फील्ड से थीटा कोण पर v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक जैसा चित्र में दिखाया गया। अब वो कह रहा है आप त्रिज्या और हेलिक्स के तारत्व यानी कि पिच का अनुपात ज्ञात कर दो बस, ठीक। तो जब भी थीटा पर आएगा तो आपसे कह रहा है त्रिज्या, तो आप तो जानते हो कि त्रिज्या की वैल्यू कितनी निकलती है, एम वी, और ऊपर का घटक लेते हैं ना हम लोग, तो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये तो हुई आर की बात। अब वो कह रहा है सर पिच, तो पिच को हम लोग क्या लेते हैं, पी, और पिच की जो वैल्यू निकलती है वो कितनी निकलती है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल, तो वी कॉस थीटा और गुणा समय, समय को मैं यहां लिखूं टी, वी कॉस थीटा, और टी की वैल्यू अभी हाल मैंने आपको बताई कितनी होती, 2 पाई m अपॉन
क्यू बी। अब इन्हीं का वो क्या पूछ रहा है, रेशियो। तो मान लो इनका रेशियो पूछ रहा, तो आर ये हुआ, पी ये हुआ, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, और इधर कितना हुआ, वी कॉस थीटा इंटू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। देखो ये तो ये गया, एम वी से ये एम बी गया, ठीक है। तो बचा कितना, साइन थीटा अपॉन 1, और ये गया ऊपर 1, और यहाँ कितना आ गया नीचे 2 पाई कॉस थीटा। साइन और कॉस क्या होता है, 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 थीटा अपॉन 2 पाई। ये हो जाएगा क्या हम लोग का, आर और पी का रेशियो, ऑप्शन नंबर डी। देखो एक आवेशित कण है, वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, लंबवत मतलब वो पाथ कैसा रोटेट करेगा, सर्कुलर। और मैंने आपको बताया था कि जब सर्कुलर पाथ रोटेट करता है तो पावर क्या होती है, जीरो, वर्क डन कितना होता है, जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, जीरो। यानी कि उसकी चाल में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, लेकिन वो रोटेट कर रहा है, इसका मतलब हर क्षण उसकी क्या बदल रही है, दिशा, और दिशा बदल रही है तो वेग चेंज हो रहा है, जबकि चाल चेंज नहीं हो रही। तो वो कह रहा है कि क्या होता है, तो कण की चाल परिवर्तित नहीं होती, कण की चाल परिवर्तित नहीं होती, परिवर्तित क्या होता है, वेग। यहां पे कह रहा है परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल नहीं, कण की दिशा होती है, तो ये भी गलत। और त्वरण, ठीक है। देखो v वेग से चल रहे आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र B लगा दिया, इस पर लगने वाला बल शून्येतर होता है, शून्येतर मतलब शून्य से इतर, कुछ भी हो, शून्य नहीं होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है, ठीक, हमने आपको बताया कि F जो होता है वो Q डॉट V क्रॉस B के बराबर होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है शून्य से इतर कुछ भी हो, तो शून्य तो तब होगा जब या तो आवेश जीरो हो, या इसका ये जो वेलोसिटी है ये जीरो हो। अब ये तो जीरो है नहीं ना, तो इसको जीरो से अलग करने के लिए अगर देखो क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, अगर हम यहां थीटा की वैल्यू जीरो लेते तब तो फोर्स क्या आता, जीरो। थीटा की वैल्यू अगर हम जीरो लेते तो फोर्स कितना आता, जीरो। और अगर थीटा की वैल्यू 180 ले लेते तो भी साइन 90 प्लस 90 वही कॉस 90 कितना हो जाता, तब भी फोर्स जीरो। तो जीरो और 180 को आप हटा दो, और इनको हटाने के बाद कोई भी एंगल लो, तो बी एफ जो है वो क्या जीरो नहीं आएगा। तो दोनों के बीच कोण का मान कहाँ गया ये, अच्छा, दोनों के बीच कोण का मान शून्य और 180 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है, तब हम लोग का जो फोर्स है वो शून्यतर होता है, मतलब शून्य से, शून्य के अलावा कुछ भी होता है, ठीक है। देखो एक प्रोटॉन है, वो 0.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करता है कि वेग क्षेत्र से 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो अनुसरण किए गए हेलिकल मार्ग का पिच, पिच पी हो तो हेलिक्स की त्रिज्या बताओ, ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ठीक। चलो ये बी से, मान लो ये है बी, इससे कितने का एंगल बना रहा था, 45 का। इतनी बात क्लियर है। तो वो पी कह रहा है, त्रिज्या कह रहा है। देखो हम तो त्रिज्या की अगर बात करें तो आर की वैल्यू कितनी निकलती है, एम वी, त्रिज्या के लिए ऊपर का घटक लेते हैं साइन थीटा, एम बी साइन थीटा अपॉन
क्यू बी, यही तो लेते हैं। और देखो वो कह रहा है पिच पी हो, तो पिच एक्चुअली में होती क्या है? पिच की बात करो तो पिच होती है वी कॉस थीटा, और ये कितना होता है? चाल दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय को मैं क्या ले लूँ? 2 पाई m/क्यू बी ले लूँ, इतना लिया। अब देखो हमको आर की जो वैल्यू है वो पी और पाई के टर्म में चाहिए, इतनी बात है। तो देखो अगर हम लोग, देखो यहाँ था mv/क्यू बी, इसको लो, देखो इसको ऐसे साइड में लिख दूं मैं, mv/क्यू बी को तो ऐसे ही लिख दिया। ये कितना था? 2 पाई cos थीटा, ठीक है, इतना लिखा। तो mv/क्यू बी को क्या मैं p/2 पाई cos थीटा लिख दूं? p/2 पाई cos थीटा लिख दूं, तो mv/क्यू बी की वैल्यू p/2 पाई cos थीटा, और इसी वैल्यू को मैं यहां रख दूं, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mv/क्यू बी को मैं क्या रख रहा हूं? p/2 पाई, और ये क्या? cos थीटा, और इधर कितना था? sin थीटा, ठीक है। तो ये कितना गया? p/2 पाई, और ये कितना आया? tan थीटा। और देखो थीटा कितने पे एंटर कर रहा था वो? 45 पे, तो tan 45 कितना होता है? 1। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा? p/2 पाई, कितना होगा? p/2 पाई, हेलिक्स की त्रिज्या r, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक इलेक्ट्रॉन B और E दोनों की दिशाओं के लंबवत प्रवेश करता है और विक्षेपित नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन का वेग बताओ, इतनी बात है। इसका मैंने आपको टाइप वाइज बताया था, जैसे ये है मैग्नेटिक फील्ड, और ये है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज का v वेलोसिटी से इंटर किया, ठीक है। तो v वेलोसिटी से इंटर किया तो इस पर एक फोर्स लगता है, वो लॉरेंज फोर्स होता है। अब ये वेलोसिटी थी इधर और मैग्नेटिक फील्ड था इनसाइड में, तो ये जो रोटेट करने वाला काम करेगा ये तो ऐसे किया है ना, तो इस पर ये जो फोर्स लगा ये कौन सा था? मैग्नेटिक। और देखो प्लस क्यू चार्ज पर हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूई। क्या बोलते हैं? क्यूई। तो इस पर एक फोर्स यहां लगा, इसको क्या बोलेंगे? क्यूई। अब अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगा तो ये पार्टिकल इधर मूव करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स यहां होगा तो ये पार्टिकल कहां मूव करेगा? नीचे। और अगर ये दोनों फोर्स कहां बराबर हो तो ये पार्टिकल सीधा निकल जाएगा, ये पार्टिकल सीधा निकलेगा। अब ऊपर की अगर बात करो तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? क्यू डॉट वी क्रॉस बी, ये ग्रेटर देन किससे है? इलेक्ट्रिक फोर्स की हुई से। देखो बी और वी के बीच में एंगल कितना है? 90 ही तो है। तो यहां पहला केस हुआ क्यू वी बी, साइन 90 की वैल्यू 1, ये ग्रेटर किसके? क्यू ई, ये तो रहा पहला केस। दूसरा क्यू ई बड़ा हो और क्यू बी भी छोटा हो, तो दूसरा केस कहता है कि सर क्यू वी बी छोटा होगा किससे? क्यू ई से। और तीसरा केस कहता है कि अगर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर हो तो ये पार्टिकल सीधा निकल जाएगा, यानी कि क्यू वी बी बराबर क्यू ई, ठीक। और ये क्यू से अगर हमने क्यू को काट दिया तो ई की जो वैल्यू है वो कितनी आई? वी बी, कितनी आई? और अगर हम लोग वेक्टर की बात करो तो ये हो गया वेक्टर, ये हो गया वेक्टर। देखो यही सेम चीज यहां पूछी है,
बी और बी कहाँ है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि अगर ये है फील्ड इनसाइड और परपेंडिकुलर अगर ई लेना है तो ऐसे ही तो लेंगे, ये ई हो गया और ये बी हो गया। विक्षेपित नहीं हो रहा है, विक्षेपित नहीं हो रहा, सीधा निकल रहा, तो हम जानते हैं क्या होगा, दोनों फोर्स बराबर होंगे। क्यू से क्यू को अगर हमने काट दिया तो ई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ई की जो वैल्यू होगी क्या होगी, बी इंटू वी, यही तो है। वो पूछ रहा है वेलोसिटी बताओ, तो वी बराबर क्या होगा, ई, और क्या होगा नीचे बी, क्या होगा ई अपॉन बी। ठीक है, देखो एम द्रव्यमान है, क्यू आवेश है, ई काइनेटिक एनर्जी है, एक इलेक्ट्रॉन है, और बी में परपेंडिकुलरली प्रवेश करता है। वही पूछ रहा है आवृत्ति बताओ। आर हमने सीखा है, टाइम पीरियड भी हमने सीखा है, और अगर आवृत्ति की बात करो तो टाइम पीरियड का अपोजिट होता, तो ये कितना निकल के आया, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, उसका उल्टा कर दो तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ठीक है, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। देखो क्या कह रहा, एक वर्गाकार चालक लूप की भुजाओं की लंबाई एल है, मतलब स्क्वायर मुझे दिया हुआ है, उसके भुजाओं की लंबाई एल है और उसमें धारा प्रवाहित होती है आई। लूप के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। उसने यहाँ पे केवल एल 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 ही लिख दिया और समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती लिखा। तो अगर हम इसको निकालें, वो कह रहा था एक लूप है वर्गाकार, हमने इसकी लंबाई कितनी ले ली सर, एल, कितनी ले ली एल, कितनी ली एल, कितनी ली एल, हमको इसके सेंटर पे निकालना। हमने क्या इसको मिला दिया, हमने क्या इसको मिलाया, हमको तो ये डिस्टेंस चाहिए रहती है जिसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो कितनी होगी, तो एल की आधी यानी कि एल बाई टू, एल बाई टू। अब ये स्क्वायर है तो ये एंगल कितना पूरा होता है 90, ये कितना होता है 45। हमको तो ये एंगल चाहिए नहीं, हमको तो ये चाहिए, ये और ये दोनों भी बराबर होते हैं, क्योंकि देखो ये 45 हुआ, ये भी 45 हुआ, तो 90 तो गया, अब बचा केवल 90, तो ये 45 और ये 45। और मैंने आपको बताया है कि अगर इस वायर के कारण इस पॉइंट पी पर मुझे बी ज्ञात करना हो तो वो बी निकलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहाँ अल्फा और बीटा कितने हैं, 45 और 45 रखते हैं यहाँ पे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आई, और आर कितना है होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना हुआ एल बाई टू, कहाँ चला गया ऊपर, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये कितना हो गया 2/√2 हुआ, और 2 कितना हो गया 4। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कितना हुआ 4 आई अपॉन L√2। ठीक है, कितना हुआ, एल है ना, कितना हुआ एल, तो वो पूछ रहा है केवल एल के क्या व्युत्क्रमानुपाती है, क्या समानुपाती है या स्क्वायर, तो बताओ एल के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, देखो अभी तक जैसे सर आपने एक हमको ये कुंडली बताई थी मान ली, और उसी के सेंटर पर आपने चुंबकीय क्षेत्र निकालना बताया था, और वो कैसे निकलता था, तो वो आता था बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। ठीक, अब वो ये पूछता है कि सेंटर पर मुझे नहीं बताना, हमको इसी, देखो
हमको इसी, मान लो ये है, ऐसे मैंने बताया था। अब वो कहता है आप सेंटर पे मत निकालो, आप कहाँ निकालो, इसी के अक्ष के किसी बिंदु पर, इसी के अक्ष के किसी बिंदु पर कोई धारावाही लूप है, उसके अक्ष के किसी बिंदु पर आप चुंबकीय फील्ड की वैल्यू बताओ। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं, मान लो ये हो एक लूप है, वो कहता है सेंटर पे मत बताओ, इस सेंटर से एक्स दूरी पर बी की वैल्यू बताओ। तो ये तो होता है पूरा डेरिवेशन। इस डेरिवेशन की तो हमको आवश्यकता है नहीं, हमको फॉर्मूला चाहिए, उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन चाहिए। तो देखो, इस बी पर हम तुमसे कहें कि अगर ये कितना हो रेडियस, कितनी हो रेडियस, तो देखो ये फॉर्मूला जो निकलता है बी का, वो आता है बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 I R स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर इसमें फेरों की संख्या कितनी हो, एक, अगर इसमें फेरों की संख्या कितनी हो जाए, n, कितनी, n, तो b कितना निकलता है, म्यू नॉट अपॉन 2 N I R स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, जैसे सर इसके सेंटर पर आपने ड्राइव कराया था कि बी म्यू नॉट अपॉन 2 I/R होता। ठीक, तो x की वैल्यू उठा के आप जीरो कर दो, यहां रखो, तो हो सकता है कि b की वही वैल्यू आए। जरा चेक करके देखते हैं, b की वैल्यू सेंटर पर म्यू नॉट अपॉन 2 I/R स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो मैं ऐसे लिख दूं। ठीक, इसको अगर हमने काटा तो देखो ऊपर स्क्वायर है आर का, इधर क्यू है, तो आर स्क्वायर से आर क्यू कट गया, एक ही तो आर बचा, तो ये कितना हुआ, म्यू नॉट अपॉन 2 I/R। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कोई लूप हो, उसके सेंटर से एक्स दूरी पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वो म्यू नॉट अपॉन 2 I/R स्क्वायर, जहां आर इस लूप की क्या है, रेडियस, I/R स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जहां एक्स इसके सेंटर से इसके एक्सिस की, इस एक्सिस पर पॉइंट की दूरी है जिस पर हमको क्या निकालना है, बी। ठीक है, देखो कह रहा है एक धारावाही, ठीक है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B1 है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हम तो जानते हैं कि B1 होता कितना है, म्यू नॉट अपॉन 2, धारा मान लो I है और रेडियस कितनी मान लो, कैपिटल R है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दिए गए धारावाही कुंडली की त्रिज्या के √3 गुना दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाए, B2। वही इसके यहां नहीं पूछा, ठीक है, इसके केंद्र से कितनी दूरी पर, √3 गुना, ठीक है, त्रिज्या की √3 गुना, तो ये कितनी दूरी होगी, √3 यार, इस पर मुझे क्या निकालना है, बी, और ये वैल्यू कितनी है, B2। ठीक, B2, तो बताओ B2 का फॉर्मूला अगर हम लगाएं, तो हम तो जानते हैं कितना, म्यू नॉट अपॉन 2, फेरा कितना है, एक ही तो है, तो एन की वैल्यू तो रख दो एक, यहाँ कितना, आई धारा है, ठीक है, और रेडियस कितनी है, आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 2 I/R स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये एक्स कितना है, √3 R ही तो है, उसका मैं स्क्वायर करूं, मान लो ये √3 R, इसका कर दो स्क्वायर, और फिर इसको कितने पावर पे चढ़ाओ, 3/2, तो यहाँ म्यू नॉट अपॉन 2 I/R स्क्वायर, इधर देखो
ये हुआ आर स्क्वायर, इधर कितना हुआ √3 का स्क्वायर 3, और ये कितना हो गया 3r² की पावर 3/2 म्यू नॉट अपॉन 2 I r²। और देखो ये 4r² ही तो है, 4r² को क्या मैं 2r का स्क्वायर लिख के और 3/2 कर दूं। ठीक, इससे इसको काटा तो ये 2 की पावर 3 तो हुआ 8, और r की पावर 3 कितना हो गया r³ म्यू नॉट अपॉन 2 I r²। नीचे कितना हुआ 8r³। जो बचा कितना म्यू नॉट अपॉन 2 I r² को ये r खा गया तो यहाँ कितना आया 8r। ठीक, इनका हमको रेशियो निकालना था b1 और b2 का, तो b1 को मैं लिखूं कितना म्यू नॉट अपॉन 2I/r, और b2 को कितना लिखूं म्यू नॉट अपॉन 2I/8r। ठीक है, देखो इसको काट दूं, इसको I/r I/r, तो कितना बचा 1/1, और ये 8 गया ऊपर, ये 1 आ गया नीचे। तो बताओ b1 रेशियो b2 की वैल्यू कितनी निकल आई 8:1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो एक धारावाही वही कुंडली है, P पर चुंबकीय क्षेत्र, हमको तो समझ में आता है कि सर कुंडली के केंद्र पर ना पूछ के इसी की एक्सिस के किसी बिंदु P पर उसने B की वैल्यू पूछी है, और उसने यहाँ ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि हमको रीअरेंज करना पड़ेगा, बिना रीअरेंज किए हम इस क्वेश्चन को हो सकता कर ना पाए। हम तो जानते हैं B म्यू नॉट अपॉन 2I/r² अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2 ऐसा होता। उसने 2 कहीं दिया ही नहीं है, देखो इधर 1/4 ये तो सर होता नहीं। ठीक है, ये x² दूरी पहले नहीं आती है, ये a पहले आता आता, तो देखो ये तो संभव नहीं है। उसके बाद देखो इधर आओ, तो अगर काट के हम देखें 2 को 4 से तो इतना आया, लेकिन यहाँ I a और नीचे कितना आया x², ऐसा तो हमको पता नहीं है ना। अगर इसको देखो तो ये 2 को 4 कितनी बार काटता 2 बार, तो इसकी जो फ्रेमिंग है ये इसी जैसी नहीं बनी। म्यू नॉट अपॉन 2I, r की जगह देखो यहाँ रेडियस कितनी है इसकी a ही तो है, तो I/a², और नीचे कितना है देखो ये x दूरी ही तो है और ये रेडियस ही तो है, तो r² ये हुआ और x² ये हुआ। इसका मतलब ये क्वेश्चन हम लोग का, ये ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। देखो यहाँ ये जो डायग्राम हमको दिख रहा, ये कुंडल स्पाइरल है, ठीक है, ये सर्पलाकार टाइप का है, मतलब फेरे ही फेरे हैं इसमें। ठीक, तो एक फेरे के कारण तो हमने पढ़ा है, 2 के कारण हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ तो फेरे जो है वो लगातार है ना, वेरिएबल आ रहा है, इसका मतलब हम कैलकुलस यूज करेंगे इसमें। ठीक, तो इसमें कैलकुलस हम कैसे यूज करें, कहीं पे भी वेरिएशन आएगा हम इंटीग्रल करेंगे, और इंटीग्रल के लिए हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, किसी डिस्टेंस पे लेते हैं, उसको पूरे यहाँ लिमिट से लेकर लास्ट लिमिट तक हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और आंसर ले आते हैं। अब देखो जैसे ये मान लो हमारे पास स्पाइरल एक पाथ था, तो अगर हम मान लो ऐसा करें कि इस यहाँ से मान लो x दूरी पर या मान लो r दूरी पर एक एलिमेंट ले लें, कितना dr, कितना एलिमेंट ले लें dr, तो इस छोटू से पार्टिकल dr में भी तो स्पाइरल रूप से सर्किल होंगी, तो इस dr में कितनी सर्किल होंगी, तो आप कहोगे देखो n फेरों की है ये कुंडली, ठीक,
एन फिर होगी, और आंतरिक त्रिज्या कितनी है ए, और बाह्य त्रिज्या कितनी है बी। ठीक, तो हमको पहले फेरे निकालने, इसमें कितने होंगे, तो बताओ। हम कहेंगे कि अगर डिफरेंस लो तो बी में से ए को घटाओगे तो ही तो ये डिफरेंस निकलेगा। तो बी माइनस ए त्रिज्या में कितने फेरे हैं, एन। ठीक है, तो एक में कितने होंगे यूनिटरी मेथड के हिसाब से, एन अपॉन बी माइनस ए। ठीक, और हमने कितना छोटा सा पार्ट कर लिया, और ये लिया डी आर। हमने ये कितनी ली है, अब लिया है डी आर। तो बताओ डी आर में कितने होंगे, एन अपॉन बी माइनस ए, और इधर कितना हो गया डी आर। ठीक है, ये एक में है, ये इसमें है, कितना हुआ। ठीक, अब हम एक के वजह से तो जानते हैं ना, वो कितनी होती है, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। अगर आर है, आर रेडियस है तो, और हमको कितने दिए हैं, डी आर में कितने दिए हैं, हमको नंबर ऑफ टर्न बताने हैं ना, क्योंकि यहाँ एन का गुणा ही तो करते हैं, और ये टर्न ही तो है। तो इधर टर्न की गुणा करो तो ये फाइनल फील्ड निकली बी माइनस ए, और ये डी आर। ठीक, अब इस हमने मान लो आर लिया, तो आर कहाँ से शुरू हुआ होगा, ए ही से तो शुरू हुआ होगा, फिर चेंज फिर चेंज फिर चेंज होते होते कहाँ पहुंचा होगा फाइनली बी। तो ए से बी तक ही तो लिमिट लेंगे हम, तो जो कांस्टेंट है उसको पहले निकालो बाहर। इस छोटे से अवयव के कारण क्या निकला था, डी बी। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर इंटीग्रेट किया तो बताओ म्यू नॉट अपॉन 2, आई कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, और बी माइनस ए भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इंटीग्रेट किसका होगा, डी आर अपॉन आर। और डी आर अपॉन आर क्या आता है, लॉग आर तो आता। ठीक है, तो ये म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई, और ये कितना बी माइनस ए, और ये कितना हुआ लॉग आर। ठीक है, इसकी वैल्यू ए से कहां तक रख दो, बी तक। तो ये निकल के आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई अपॉन बी माइनस ए, और ये देखो लॉग ए माइनस बी, ए अपॉन बी हो जाता, तो पहले लॉग बी होगा माइनस के लॉग ए होगा, तो वो बी अपॉन ए आ जाएगा, तो लॉग बी अपॉन ए। ठीक है, तो हम लोग का आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई अपॉन बी माइनस ए लॉग बी अपॉन ए। कौन सा ऑप्शन हुआ, म्यू नॉट एन आई 2 बी ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, यहां तो उसने ये डायग्राम बनाया है, एक बार नीट में या नीट में ही दिया था, उसने ये डायग्राम नहीं बनाया था, उसने केवल बोला था एन फेरे हैं। ठीक है, और आंतरिक त्रिज्या वो कह रहा था कितनी है ए, और बाह्य त्रिज्या कितनी है बी। तो वो पूछ रहा था इस स्पाइरल के कारण मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू बताओ। ठीक, तो चेंज जहां होगा हम वहां कैलकुलस लगाएंगे, और कैलकुलस में हम छोटा सा पार्टिकल लेके उसके लिए निकाल के पूरे को इंटीग्रेट करके आराम से आंसर निकाल लेंगे। देखो, एक कण जिसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान है। ठीक है, 0.5 चुंबकीय क्षेत्र में 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चलता है। चलने दो। यदि 100 वोल्ट प्रति मीटर का वैद्युत क्षेत्र लगाने पर यह सीधी रेखा में चले तो कण का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, इसमें देखो दो दो उसने टॉपिक दे दिए। पहला तो वो कह रहा था कि सर ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा, और अगर हमने इसमें फील्ड लगा दी तो ये पार्टिकल सीधा निकल जाता है। देखो दो चीजें यूज हो गई। पहला तो वो वृत्ताकार पथ पे चल रहा, और हमको फाइनली क्या निकालना था, द्रव्यमान। ठीक है, तो पहले हम वृत्ताकार पथ को कंसीडर करें, उसके हिसाब से आर की जो वैल्यू है वो कितनी निकलती है, एम वी अपॉन क्यू वी। ठीक है, मान लो ये था। अब हमने लगा दी फील्ड,
और फील्ड लगा दी तो वो क्या निकल गया, सीधा। और जब भी वो सीधा निकलेगा, सर्कुलर पाथ में था, सीधा निकल गया, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ क्यू वी बी, सीधा ही तो निकला, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ थी, इनसाइड, क्योंकि वृत्ताकार पथ पे चल रहा था। तो क्यू वी बी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू ई के बराबर होगा। ठीक, अगर हमने यहाँ क्यू से क्यू को काटा तो हमको क्या चाहिए था, मास। ठीक है, तो यहीं से अगर मैं मास देखूं तो वो कितना निकलेगा, क्यू बी आर अपॉन बी, यही तो निकलेगा। और अगर हम v की वैल्यू यहां से निकाल लें तो v की वैल्यू e अपॉन बी तो निकलेगी। ठीक है, उसको क्या मैं यहां रख दूं, तो क्यू बी आर अपॉन ई अपॉन बी कहाँ चला गया, ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू बी स्क्वायर आर अपॉन ई। ठीक है, अब उठा के वैल्यू रख दो। क्यू की क्या दी है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। बी कितने, कितना है, 0.5 है ना, तो 0.5 का स्क्वायर में कर दूं, 0.5 इंटू 0.5। आर 0.5 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल दो, 0.5 इंटू 10⁻⁻2। और नीचे कितना ले लें, ई, देखो ये वोल्ट प्रति मीटर है तो यहाँ 100 रख दो। ठीक है, काट दो, ठीक, एक और ले लो, 5 5 25, पंचे 125, 125 गुणे 16, इधर कितना आ गया, 10 की घात 1902, कितना हुआ, 21। और ये गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, गुणा करो, 16 पंचे 80, 8 16 दूनी 32, 8 40, हाँ चलिए 4 16 16 4 20 इंटू 10⁻21 6 27। 1 2 3 को काटो तो 2 इंटू 10⁻⁻20। ठीक है, ये क्या निकल आया, मास। ये तो चाहिए था, कितना हुआ, 2 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, देखो ये जो सवाल है ये हर एग्जाम में आता है आपका, हर एक एग्जाम में कंपैरिजन पूछ लिया जाता है कि त्रिज्या ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो, मोमेंटम अलग हो तो, उसी आधार पर देखो ये क्वेश्चन दिया है। प्रोटॉन ठीक है, इलेक्ट्रॉन ठीक, और हीलियम, नाभिक की ऊर्जा समान है। ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, क्यों, क्योंकि ये गति कर रहा ना वृत्तीय कक्षाओं में। ठीक है, अब वो कह रहा है अगर आर पी, आर ई और आर एच ई इनकी त्रिज्याएं हैं, किनकी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और हीलियम की, तो वो पूछ रहा है कि ये चार स्टेटमेंट में से कौन सा हम लोग का सही हो। ठीक, हम कैसे इनिशिएट करें इसको, देखो आप कह रहे हो काइनेटिक एनर्जी, और हमने जो आर पढ़ा है वो पढ़ा है एम वी अपॉन क्यू वी। हाफ एम वी स्क्वायर के रूप में अगर देखा जाए तो हाफ एम वी स्क्वायर को क्या मैं के ले लूं, ठीक, तो v की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू देखो 2k अपॉन एम होगी अंडर रूट में। इस v को उठा के हम यहां रख दें तो हमको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में r मिल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2k एम अपॉन क्यू डी। इतना ही तो आया। अब काइनेटिक एनर्जी तीनों की क्या है, सेम है, यहाँ k की वैल्यू सबकी सेम है, तो हमको अगर रेडियस निकालनी है तो मान लिया रेडियस पहले किसकी है, प्रोटॉन की, रेशियो रेडियस फिर किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, फिर रेडियस किसकी है, हीलियम नाभिक, उसकी तो वैल्यू निकालनी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, तो क्या मैं यहाँ अंडर रूट में मास ऑफ प्रोटॉन रखूं, रेशियो मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन रखूं और फिर मास ऑफ हीलियम नाभिक रखूं, ठीक। और नीचे जो है तो देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ना, देखो चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत, ठीक। तो तीनों के लिए बी तो सेम है, तो यहां क्यू रख दूं किसका, प्रोटॉन, क्यू रख दूं किसका, इलेक्ट्रॉन, और क्यू रख दूं किसका, हीलियम, ठीक। तो अगर मैं इसको एक मान लूं तो इनका और इनका जो मास है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से अधिक होता है, ये तो क्लियर है। और जो हीलियम का होता है वो प्रोटॉन के मास का कितना होता है, 4 गुना। तो अगर मैं यहां रखूं एमपी, यहां मान लो इसका आवेश कितना होता है क्यू, इसका मान लो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका भी कितना होता है चार्ज क्यू, और हीलियम कितना होता है 2He4। तो अगर यहां मैं रखूं तो जो ये होता है प्रोटॉन का, तो वो कितना होता है 2 टाइम, सॉरी 2He4 होता ना, यहाँ कितना रख दूं 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ कितना होता है 2, ठीक है। तो देखो क्यू 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 तो मैंने काट दिया, ये 4 अगर बाहर निकला तो ये 2 MP हुआ। इसी को देखो अगर मैं यहाँ निकालूं तो 2 और ये मास ऑफ MP हुआ, और ये 2 हुआ। तो इस 2 से अगर मैं 2 को काट दूं, ठीक, तो ये और ये सेम ही तो है, ये और ये सेम ही तो है। और अभी मैंने बताया प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होता। तो रेडियस प्रोटॉन की और रेडियस हीलियम के नाभिक की, समझो, हीलियम के नाभिक की और प्रोटॉन की सेम होती है, और बड़ी होगी किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन की रेडियस, हीलियम की रेडियस, ये दोनों क्या होंगी, बड़ी, मतलब ये दोनों क्या होंगी, बराबर। और किससे बड़ी होंगी, तो इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। देखो इस टाइप का हमने पिछली क्लास में ये क्वेश्चन किया था, देखो वही क्वेश्चन देखो अभी प्रीवियस ईयर में आया है। दो वृत्ताकार चापों तथा त्रिज्यक रेखाओं से बना एक पाश है, उसमें 10 एम्पियर की धारा बह रही है, ऊपर फील्ड की वैल्यू बतानी, ठीक। हमको ये दिया है, तो अगर इस एलिमेंट को हम लें तो इसको पीछे बढ़ाने पर ये ऊपर ही तो मिल रहा, इसकी वजह से पी क्यू की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, तो इसको तो आप भूल जाओ। ऐसे ही इसको भी अगर पीछे बढ़ाएं तो इसके कारण भी कोई नहीं बनेगी, इसको भी भूल जाओ। तो बचे कौन से, एक बचा है ये और दूसरा बचा है ये, मतलब क्यू आर बचा और पी एस बचा। अब क्यू आर के लिए हमको ओ पर अगर फील्ड की वैल्यू बतानी, तो देखो धारा कैसी बह रही थी, ऐसी तो बह रही, ऐसी ही तो बह रही, तो बी कहाँ, बाहर, इसके कारण बी कहाँ, बाहर। और देखो नीचे के लिए धारा कहाँ बह रही थी, ऐसी, तो किधर, अंदर, तो ये किधर हुआ, अंदर। अब जो बड़ा होगा उससे छोटे को हम लोग माइनस कर दें। इसके लिए आओ क्यू के लिए, क्यू आर के लिए, तो बी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R। 2 I कितनी बह रही है, सब में आई कितनी है, 10 एम्पियर, और इसके लिए आर की वैल्यू कितनी दी है, इधर देखो यही तो होगी, इसके लिए आर कितना, 3 सेंटीमीटर, 0.03 रख दूं, मान लो ये बी बनाए, और B2 निकालो तो म्यू नॉट अपॉन 2 I देखो कितनी बह रही, वही 10, और रेडियस कितनी है, 3 और 5, 2 कितनी, 5.05, ठीक है। अब जो भी बड़ा हो उससे हम लोग माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि एक फील्ड अंदर है और एक फील्ड बाहर। देखो देखो म्यू नॉट अपॉन 2 और 10 तो कॉमन था, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 0.03 और माइनस के 0.05, ठीक है। इधर काटोगे तो ये, इधर काटोगे तो ये काटोगे तो 20, है ना। कितना हुआ, 20 30 60, 40/, ये कितना हुआ, म्यू नॉट अपॉन 2, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू रखो उठा के, 4 पाई इंटू
10⁻⁷, ये 40 बटे कितना हो जाएगा, 6। ठीक, 40/6। पाई की वैल्यू फिर रख दो, मान लो 22/7, 22/7 ऐसे कर दो। तो ये कितना आया, ये 2 बार गया तो ये 3 बार गया। थोड़ा सा करके कर लेते हैं। देखो 0.3 था, ठीक है, 0.5 था, ठीक है। तो जो बी फाइनली निकला वो कितना आया, μ0/2। अच्छा ठीक है, 10 भी ले लिया। इधर कितना आया, इधर आया 0.03 -0.05। इसको काटो तो ये, इसको काटो तो 100/3 में से 20 को हटा दिया, 100/3 - 20, ये कितना है, μ0/2 कितना था, 10। इसको काटो तो 20 में से 60 गया तो 40/3 है ना। μ0/2 ये कितना आया, 10। ये कितना आया, 40/3। अच्छा, देखो हमको एंगल तो लेना था ना, 45 था, पूरी सर्किल के लिए बनता है ये। तो 45 के लिए कितना ले लो, यहाँ कितना कर दो, 45 बटे पूरा सर्किल कितना रखता है, 360। इसको काटो तो 90, 2 4 6 8, ठीक है। इसको काट दो तो ये 8×5 = 40, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 10×5, इसको काट लो 5, ये कितना हुआ, 25/3। और ये कितना हुआ, μ0 4π 22/7 रख दो इंटू 10⁻⁷, ठीक, 25/3, ठीक है। लो इसको काटो अगर, तो ये कितनी बार कटा, 2 बार, ठीक है। कैलकुलेशन दिक्कत हुई, चलो देखना होगा यही, ठीक है। बड़े में से छोटी फील्ड को लेके हम माइनस कर देंगे, या यहाँ देख लो, चलो μ0, इसको मैं सीधा काट के कितना लिख रहा हूँ, 5। इधर कितना लिख दिया, 20 दिया 60, 40/3। और एंगल कितना होता है, 45, और यहाँ कितना था, 360, ठीक है। ये गया 45×90, तो ये कितनी बार गया, 8 बार, 8×5 = 40। ये कितना हुआ, 5×5 = 25/3। और ये कितना था, 4 पाई की वैल्यू मैं रखता हूँ कितना, 22/7, 10⁻⁷ इतना लिख दिया। अब अगर काटो तो सपोज करो, लो 7×3 = 21 बार कटा, 3 से 3 को काटा तो 25×4 इंटू 10⁻⁻7, बस। तो 10⁻⁻5, ठीक है, 1.0 इंटू 10⁻⁻5। देखो ये पिछली क्लास का क्वेश्चन मैंने बताया था, पारगम्यता। तो पारगम्यता को वही हम लोग ले रहे थे क्या, μ0। और मैंने μ0 को बताया था ना, ना क्या आ रहा था, यही तो आ रहा था। न्यूटन किसका होता है, MLT-2, और ये होता है A2। ये कितना निकला था, MLT-2 A-2, ठीक। अब देखो एक टॉपिक देखो, हमने आपसे कहा ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक
कंडक्टर रखा जिसमें धारा बह रही थी कितनी, आई। ये मैग्नेटिक फील्ड थी। हमने इसमें एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर को इसमें रख दिया, उस कंडक्टर में कितनी धारा बह रही थी, आई। ठीक, हमको इस कंडक्टर के कारण, इस धारावाही चालक के कारण इस मैग्नेटिक फील्ड पे जिसमें हमने उसको रखा है फोर्स बताना था कि फोर्स कितना लगेगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करें, हमने आपसे कहा कि पूरे कंडक्टर का तो हमको नहीं पता, लेकिन कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर हैं और एक इलेक्ट्रॉन का मैंने बताया है कि अगर वो मूव कर रहा है, करंट बह रही है, तो पक्का इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा करंट की डायरेक्शन के अपोजिट। एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने आपको बताया है कि जो एक इलेक्ट्रॉन के लिए डीएफ है वो कितना होता है, Q डॉट V क्रॉस B होता। अब अगर हम सर वेक्टर रूप में लें तो यहां विद साइन हमको मुक्त इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखनी होगी, वो कितनी आएगी, माइनस के E V क्रॉस B। ठीक है, अब अगर हमने यहां एक छोटा सा लिया, यही कंडक्टर का जो पूरा कंडक्टर था उसका छोटा सा भाग लिया, कितना, डी है। ठीक, तो हमें आप ये बताओ कि इस डीएल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। इस कंडक्टर का मान लो क्षेत्रफल कितना हो, ए, एरिया कितना हो इस तार का, मान लो ए, तो ए तो हुआ एरिया, आप लंबाई कितनी ले रहे हो, डीएल इतनी ले रहे हो, तो ये तो निकला इस कंडक्टर का क्या, वॉल्यूम, छोटे से पार्ट का, और उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, यानी कि एक इंटू एक वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन। तो ये डीएल लेंथ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन हुए, इतने ही तो हुए, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है, यही तो है। तो पूरे डीएल पर जो इलेक्ट्रॉनों पर जो फोर्स होगा उसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख दूं, ई माइनस के साइन के साथ वी, और फिर इसको मैं बी ना लिख दूं। ठीक, और इलेक्ट्रॉन गति कैसे करता है कंडक्टर में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, तो इस v को क्या मैं वी डी नहीं लिख दूं। ठीक, तो ये निकल के आया सर डी एफ, एक इलेक्ट्रॉन पर मतलब डीएल लेंथ पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स, इतना निकला। अब अगर यहां में एन ई ए और इस क्रॉस प्रोडक्ट से वीडी को बाहर निकाल लूं और डीएल को इस प्रोडक्ट के साथ ले जाऊं, तो देखो एन ई ए वी डी, ठीक है, और डीएल को कहां ले गया कि मैं अंदर, कहां ले गया, बी। ठीक, तो माइनस साइन कहां चला गया, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और देखो डीएल जब मैं एलिमेंट लेता हूं तो उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में ही तो लेता हूं, तो वीडी की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट ही तो होती। तो उस माइनस को भी मैं बाहर लाया और माइनस माइनस मिलके क्या हुआ, पॉजिटिव। या सीधा समझ लो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी डीएल के अपोजिट होती, तो ये माइनस इस वजह से यहां से गायब। और बताओ एन ई ए वी डी को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा ही तो बोलते हैं, तो ये हुई आई, और ये कितना निकला, डी एल, ये कितना निकला, डी। ठीक है, तो इस एलिमेंट के कारण फोर्स कितना निकला, डी एफ, और वो कितना निकला, आई डी एल क्रॉस डी। ठीक है, तो बताओ पूरे के कारण कितना निकलेगा, हम पूरे के लिए फोर्स लें तो पूरी लेंथ हम कितनी ले रहे हैं, एल, तो ये कितना निकला, आई, फिर कितना निकला, एल क्रॉस क्या निकला, बी। ठीक है, और इसी को अगर हम लोग आगे बढ़ा दें तो ये आई एल बी साइन थीटा, जहां थीटा एल और बी के बीच का एंगल है। ठीक, तो एक हम लोग का ये निकला। अब देखो मान लो ऐसे कोई ये एलिमेंट है, ठीक, ये रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में,
आपने तो सीधे कंडक्टर का बताया, इसका तो कभी बताया ही नहीं। तो हमने आपसे बताया कि F बराबर आई एल क्रॉस बी होता। ठीक, तो यहाँ लेंथ हम दूरी थोड़ी ना ले रहे हैं, यहाँ हम वेक्टर ले रहे हैं, और वेक्टर के लिए यहाँ हम डिस्टेंस नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग इनिशियल पॉइंट को कहाँ मिला देंगे, फाइनल पॉइंट में। तो ये होगा हम लोग का क्या, डी है। बात समझ में आई। देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। जैसे ये मान लो फील्ड थी, ठीक, उस फील्ड में कुछ ऐसे डायग्राम बना के दिया था, ऐसे, और इधर मान लो ये था दिया 3, ये कितना दिया था 4। तो हम तो सीधे के पढ़े हैं, इसका तो मैंने नहीं पढ़ा, तो हम प्रोजेक्शन यूज करेंगे, ये प्रोजेक्शन ही तो है, तो हम प्रोजेक्शन यूज करके ही आंसर निकाल लेंगे, टेढ़ी मेढ़ी जितनी आकृतियां हैं सबका। ठीक, दूसरा एक और टॉपिक इसी में है कि अगर हमको पूरा कोई ऐसा लूप दिया, ठीक, तो इस लूप के कारण, अगर ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और इसमें भी धारा बह रही है, तो इस पूरे लूप के कारण जो फोर्स होगा वो कितना आएगा, जी। अलग अलग एलिमेंट के लिए तो अलग आएगा, लेकिन पूरे लूप के लिए कितना आएगा, 0। जैसे इसी फील्ड में मान लो ऐसा ये फील्ड है, और मान लो ये ऐसे रख दिया, इधर से चला, इधर चला, इधर चला, और ऐसे ए से बी, सी और फिर डी। तो जहां से चले वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, तो यहां फोर्स की वैल्यू कितनी हुई, 0। ये यूज होंगे। अब समझो, एक तो हमने बताया आपको दाहिने हाथ की हथेली का नियम, दूसरा मैंने आपको बताया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक, और ये तीसरा रूल है जो है एफ एम सी, ठीक है, जो है एफ एम सी। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे मैं आपसे कहूं ये करंट है, ठीक, और जैसे समझो आप पहले, फिर मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ हमको फोर्स पता करना, फोर्स की डायरेक्शन पता करना है। एक तो मैंने आपको बताया फोर्स बी और वेलोसिटी। अब सर करंट की बात आ गई, तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो रहेगा लेफ्ट हैंड रूल ही, लेकिन एफ मतलब आप याद कर लो फादर, एम मतलब मदर, और सी मतलब चाइल्ड। तो एफ दिखाएगा किसको, फोर्स को, एम दिखाएगा किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, और सी किसको दिखाएगा, करंट को। करंट की दिशा को सी, बी की दिशा को ये बीच वाली फिंगर, और एफ किसको दिखाएगा, फोर्स को। अभी हम उसका यूज करेंगे तो और कायदे से आपको समझ में आएगा। ठीक, देखो जैसे देखो, देखो ये दो वायर हैं, इनकी सर मान लो इनफाइनाइट लेंथ की ये वायर हैं, इसमें करंट कितनी जा रही है, I1, इस पे करंट कितनी जा रही है, I2, ठीक है। अब मान लो इस पे करंट I1 जा रही है, तो बताओ इस तार के कारण, इस तार के कारण, इस तार के हर एक पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा, होगा। तो तार मान लो, इसको मान लो ए तार, इसको मान लो बी तार, तो ए के कारण, इस धारा के कारण इस तार के हर एक पॉइंट पे फील्ड डेवलप होगी, और वो फील्ड कितनी होगी, मान लो बी, इस तार के कारण क्या ले लेंगे, बी, ठीक है। अब हर एक पॉइंट पे सेम क्यों होगी, तो अगर मान लो ये पॉइंट था, हमने इस पॉइंट के परपेंडिकुलर खींचा तो आर ही आया, और ये तो इनफाइनाइट है, तो ये लेंथ कितनी हुई, ये एंगल कितना हुआ, 90, इधर भी एंगल कितना हुआ, 90। मान लो ये पॉइंट लिया तो इधर भी परपेंडिकुलर कितना रहा, आर, और ये एंगल कितना हुआ, 90, ये एंगल कितना हुआ, 90। तो हर एक बिंदु पर बी तो सेम ही हुआ होगा। तो अगर मैंने तुमसे कहा इसके इसके कारण इस तार पर एक तो निकला बी,
उसको मैंने क्या किया, बी ए। अब बताओ अगर इस पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा और ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें देखो धारा बह रही, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, इस पर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे फोर्स ऑन बी। ठीक है, फोर्स ऑन बी। तो देखो इसमें धारा कितनी बह रही है, आप कहोगे I2, I2। ठीक है, आई बी एल। ठीक है, तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए तो हम लोग लेते ही नहीं है, तो हम इसकी लेंथ कितनी ले लेंगे, एल। हम कितनी लेंथ ले लेंगे, एल। तो यहां ले लेंगे आई एल। ठीक है, और इसकी फील्ड जो होगी वो इसके कारण कितनी निकलेगी, इसके कारण इसकी फील्ड कितनी निकलेगी, तो हम जानते हैं कितनी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। और 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 2। तो ये कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ध्यान देना, ये आर हम यहाँ कितना रखेंगे, I1। इसके कारण निकालना है ना, तो हम यहाँ कितना रखेंगे, I1। और आर की वैल्यू कितनी रखेंगे, आर। तो अगर यहाँ हमने रखा और फिर ये रूल लगाया, देखो फोर्स कहाँ लगेगा, तो आप कहोगे इस तार के कारण, मान लो यहाँ कोई पॉइंट P था, उस पर दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाया, तो बी कहाँ गया, अंदर। बी कहाँ गया, अंदर। तो इसके लिए हमने बी कहाँ लगा लिया, अंदर। अब लेफ्ट हैंड रूल लगाया, तो फादर मदर चाइल्ड, फोर्स हमको पता करना है, बी कहाँ था, इनसाइड, और करंट कहाँ बह रही थी, ऊपर। तो देखो ये बी इनसाइड था, देखो करंट ऊपर बह रही थी, ये फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट, करंट ऊपर, देखो करंट ऊपर, फील्ड अंदर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इधर। तो इस पर फोर्स कहाँ लगा, मान लो एफ, वायर पे फोर्स F2। ठीक, इधर। तो ये कितना निकला, आई एल। और बताओ बीच का एंगल कितना है, एल और एल, आई एल बी होता ना, तो बी अंदर है और एल कहाँ है, इधर। तो बीच का एंगल तो 90 हुआ। आई एल और बी की वैल्यू उठा के रखो, तो कितनी आई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन आर। ठीक है, इसको मिटाते हैं। इतना आया। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये भी तो करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये इस तार पर भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगी, बाहर। इस तार के कारण इस पूरे तार पर, दूसरे तार पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगी, बाहर। उस बाहर के लिए मैं कहाँ ले रहा हूँ पॉइंट, ये। ठीक है, तो ये तो बनी बी ए। बी ए के कारण बी पर, तो बी के कारण ए पर भी तो बनेगी। तो इसको मैं क्या ले लूंगा, बी, और मैग्नेटिक फील्ड किसकी, बी। ठीक है, और वो कितनी बनेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, कितना इसमें कितनी करंट जा रही थी, I2, और डिस्टेंस कितनी है, आर। और देखो वही 90 और 90 का, तो यहाँ कितना हुआ, 2। ठीक है, ठीक है ना, तो यहाँ कितना हुआ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन आर। ये कितना निकला, बी ऑन बी। ठीक है, अब ये निकला, इस पे मैग्नेटिक फील्ड है, और देखो ये धारा बह रही है इस कंडक्टर में, तो इस पे भी एक फोर्स लगेगा, इस पे भी एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हम लोग क्या ले लेंगे सर, मान लो एफ ए, और वो कितना निकलता, आई बी एल साइन थीटा। थीटा यहाँ का है 90, क्यों 90 है, फील्ड है अंदर और लेंथ कहाँ है, ऊपर। तो बीच का एंगल कितना हुआ, 90। तो इधर कितना ले लो, करंट, इसमें करंट कितनी जा रही थी, I1। ठीक है, I1। बी को मैं लिख दूं कितना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इधर कितना I2, यहाँ कितना आर। इतना आया। आई बी और एल, इसकी भी लेंथ हम कितनी लेंगे, एल। कितनी लेंगे, एल। तो ये निकला एफ ए और ये निकला एफ बी। इतनी बात क्लियर है। अब आप हमको बताओ, अगर हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, तो बताओ बी कहाँ है, बाहर। बी कहाँ है, बाहर। तो अगर बाहर है बी, और देखो करंट कहाँ बह रहा है, ऊपर। करंट कहाँ बह रहा है इसमें, ऊपर। बी बाहर, करंट ऊपर, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। फोर्स किधर, इधर। तो ये फोर्स कहाँ लगा, F1। ठीक है, अब दो फोर्स हैं,
और वो कहाँ है, अपोजिट। वो कहाँ है, अपोजिट। तो जो फोर्स बड़ा होगा उस फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को हम लोग घटा के और क्या निकाल देंगे आंसर। ठीक है, ठीक। देखो ये F2 इधर, F1 इधर, बात समझ में आई। तो देखो जब भी दो वायरों में सेम डायरेक्शन में करंट बहता है तो उनके बीच में क्या होता है, एट्रैक्शन। देखो एक एक फोर्स उधर खींच रहा है, एक फोर्स उधर खींच रहा है, तो दोनों में फोर्स में क्या होता है, एट्रैक्शन। क्वेश्चन आया है ये कि एक सोलेनोइड है हमारे पास, ठीक, और उसमें हम क्या बहा दें, करंट, तो सोलेनोइड मतलब कंप्रेस हो जाएगी, खिंच जाएगी। तो अगर करंट बहाएंगे तो ये सोलेनोइड क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। दो वायरों में सेम डायरेक्शन में अगर करंट बह रहा हो तो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो अट्रैक्शन होता है। इतनी बात क्लियर है। एक क्वेश्चन इसी का देखते हैं पहले। हम्म, देखो ये हमको डायग्राम दिया, ठीक है। अब दो वायर हैं, उनमें करंट बह रही, बहने दो। अब वो कह रहा है कि इनके बीच की दूरी ये दी है 0.10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमसे कह रहा है सर पॉइंट आप पी लो और पॉइंट आप क्यू लो और उन पर दिशा की गणना करो, किसकी, बी की, ठीक है। दिशा की गणना करो किसकी, बी की। चलो देखते हैं। बी की गणना करनी है तो हम लोग तो दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएं। ए पर करंट कहाँ बह रही थी, ऊपर। ए पर करंट कहाँ, ऊपर, तो धारा कहाँ, ऊपर। हमको पॉइंट पी, तो उंगलियों को उस पॉइंट पर रखते हैं। पॉइंट पी को देख रही हैं कहाँ, उंगलियां, हथेली कहाँ, अंदर। तो इस पॉइंट पी पर इसके कारण तो एक लगा इनसाइड, ठीक है, और इसके कारण भी तो लगा। तो इसको धारा किधर, इधर, पी किधर देख रही थी, इधर, तो फील्ड किधर आई, बाहर। ये फील्ड किधर आई, बाहर, ठीक है। एक अंदर एक बाहर, निकाल लेंगे। तो देखो पी पर हम कैसे निकालेंगे, बी निकालना। बी की वैल्यू हम जानते कितनी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। और वही देखो ये भी इनफाइनाइटली है, ये भी इनफाइनाइटली है, तो साइन 90 टू रख दूँ। ये कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, इतना आया। कहाँ, इनसाइड। अब आई की वैल्यू रखो और पी की भी, ये डिस्टेंस भी रखो। तो यहाँ निकला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। आई कितनी बह रही है इसमें, 5। आर की वैल्यू कितनी है, 0.05, ठीक है। कहाँ, अंदर, ठीक है। उसके बाद धारा, ये वायर वी के कारण निकालो। तो मान लो ये B1 है और ये B2, कितनी निकली, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। आई की वैल्यू कितनी है इस वायर में, 15, और आर कितना दिया है, 0.05। कहाँ, बाहर, ठीक है। ये अंदर थी और ये बाहर। जो बड़ी हो उसमें से छोटे को घटा दो। देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 0.05, इधर कितना था, 15, इधर कितना था, 5, ठीक है। कितना हुआ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये कितना आया, 10, और ये कितना हो गया, 0.05। इसको हटाया 2, इधर कितना, 2, ये कितना, रहन दो, 2 से गुणा, 2 से भाग कर दो, 4 पाई, ये कितना हुआ, 400, ठीक है। तो काट दो, तो 4 पाई 10⁻⁻7 ये हुआ, और 400 ये हुआ, ठीक है। 4 × 10⁻⁻5, ठीक। अब देखो, अब देखो, मैं मिटा दूं इसको।
देखो देखो, अब क्यू पे भी तो निकालना। तो इस वायर के कारण क्यू की डिस्टेंस कितनी है? 0.05, 0.05, 0.05। मैं जल्दी निकाल रहा हूँ। देखो ये बी वन बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये आई कितनी है धारा इसमें, कितनी है 5, और यहाँ आर की वैल्यू कितनी आ गई 0.15। ठीक है, क्यू पर इसके कारण कहाँ इनसाइड, और क्यू पर इस वायर के कहाँ, इस वायर के कहाँ इनसाइड। मतलब देखो इसके कारण क्यू पर कहाँ इनसाइड, और इसके कारण भी कहाँ इनसाइड। तो देखो B2 कितना हुआ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और इसमें धारा कितनी बह रही है 15, और डिस्टेंस कितनी है 0.05। ठीक है, इसको काटो तो ये 2 जीरो, इसको काटो तो भी ये 2 जीरो, इधर काटो तो ये 300, इधर ये काटोगे तो 5 3 15, और ये 5 दाम 50। ठीक है, तो देखो ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई वैसे ही लिया, ये कितना था, दोनों जुड़ जाएंगे इस बार। तो देखो ये था 300, और ये कितना था 100/। ठीक, ये सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। ये तो हम लोग का रहा बी। अब देखो प्रति मीटर बल की गणना करनी है और दिशा बतानी है। तो देखो दोनों में धारा सेम जा रही है ना, सेम धारा जाती है तो अट्रैक्शन होता है, ये सेम धारा जाती है तो कहाँ अट्रैक्शन। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे और ट्राई करेंगे। आप ट्राई करिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे। ठीक है।